नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू और आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। वो खबरें जो शासन तक नहीं पहुंच पाती थी, वो खबरें जो जनता की हित की होती है, उन सभी खबरों को लेकर के प्रखर टीवी एक नए कलेवर के साथ फिर से आ चुकी है। वर्तमान में एक प्रमुख मुद्दा छाया हुआ है चुनाव। 17 नवंबर को चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट कुछ ही घंटों में आने बाकी हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है और भाजपा को अच्छी सीट मिल रही है। इन्हीं सारे मुद्दों को चर्चा के लेकर के मैं आया हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता आनंद पवार जी और हमारे साथ हैं भाजपा के जिला महामंत्री कविंद्र जैन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वे टीम को भेजा गया या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की टीम को भेजा गया, तो उसका बेनिफिट जो है केंद्र बीजेपी के रूप में वो लेना चाहती थी, कितना मानते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार एक उप सचिव स्तर के अधिकारी प्रमुख सचिव को निर्देशित करती थी और आज 1 दिसंबर है। मेरा ऐसा ध्यान है कि दिसंबर 22 में उनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। कितना बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ के अंदर एक अदनी से अधिकारी ने किया मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में सरकारी शराब 50% बिकती है और गैर सरकारी कहीं और से आई शराब 50% बिकती है। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। अगर इसकी जानकारी ईडी को होती और ईडी कार्रवाई नहीं करती तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा उस एजेंसी का दोष है, और अगर कार्रवाई करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री का गृह जिला और मुख्यमंत्री की विधानसभा, हजारों लोग महादेव सट्टा एक्ट के उसकी उसकी त्रासदी झेल रहे हैं, हजारों परिवार। और अगर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमको जानकारी नहीं हुई, जो व्यक्ति जूस की दुकान चलाने वाला व्यक्ति अगर 500 करोड़ रुपए की शादी कर रहा है, मुख्यमंत्री के गृह जिले का व्यक्ति है और मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं। चार्टर प्लेन नागपुर से जाता है। चार्टर प्लेन नागपुर से जाता है और हिंदुस्तान की फिल्मी हस्तियां, बड़े बड़े सितारे उसकी शादी में जाते हैं और मुख्यमंत्री ये कहें कि मुझे जानकारी नहीं थी। जानकारी हुई तब कर, जब आप फंस गए तब आप टोकन कार्रवाई करते हैं। ईडी ने जब इसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा तो वो आदमी जो है बयान से पलट भी गया। बिल्कुल, उस आदमी के ऊपर में कई तरह के दबाव हो सकते हैं। हो सकता है वो आदमी झूठ भी बोल रहा हो सकता है वो आदमी पहले सच बोल रहा हो, बाद में झूठ बोल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। जांच का विषय है और ईडी जांच कर रही है और ये तो सत्य है, इससे कोई नहीं नकार सकता कि महादेव सट्टा एक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर कैंसर की तरफ फैल चुका है और ईडी जैसी संस्थाओं का छत्तीसगढ़ की जनता आभार व्यक्त करती है कि इतने बड़ी त्रासदी से निकालने के लिए प्रयास तो करें। तो क्या माना जाए कि महादेव सट्टा ऐप का जो लहर जो चला, वायरल हुआ वीडियो और कई प्रकार की जो बातें आई, उसका बेनिफिट भाजपा को मिला? नहीं, महादेव सट्टा भूपेश सरकार के भ्रष्ट नीतियों के, भ्रष्ट कारनामों की लंबी फहरिस्त में से एक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। कोयले में घोटाला, शराब में घोटाला, तमाम वादा की। प्रमुख मुद्दा क्या मानते हैं कि आपको जो इतनी सीटें जो बढ़ गई, वो प्रमुख मुद्दा यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप देखेंगे, आप अपने शहर में अपनी ऑफिस के बाहर जाके देखेंगे तो आपको मुद्दा दिख जाएगा। गड्ढों में सड़कें हैं। जो सड़कें हर साल रिपेयर होती थी छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में, किसी गांव के अंदर भी अगर आप जाते थे तो वहां पर साफ सुथरी चमकती हुई सड़क दिखाई देती थी। ये सारे विकास के कार्य ठप पड़े थे। जिस भी अधिकारी के पास जाओ, ऑफ द रिकॉर्ड यही बात करता था कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड का काम है तो जरूर हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का फंड का काम है तो क्षमा चाहते हैं। आनंद जी, कितना मानते हैं कि आप रमन सरकार के दौरान जो है सड़कों में गड्ढे होते थे, गड्ढों में सड़कें नहीं? मेरे ख्याल से मुझे याद है कि आप भी सड़क के लिए आंदोलन किए हुए थे। जी, देखिए, आपको याद है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैंने उसमें वहाँ पे रोपा भी लगाया था मुख्य मार्ग पे, और उसके लिए हमारे साथियों के साथ मैंने भी आंदोलन में हिस्सा लिया था। और खुशी की बात यह है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उस मार्ग को स्वीकृत भी करा लिया और शहर के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, नेशनल हाईवे स्टेट को हैंड ओवर नहीं हुए हैं, उसके पहले वर्क ऑर्डर जारी कर दिए पीडब्ल्यूडी से, जबकि ऐसा होता नहीं है। नेशनल हाईवे को हैंड ओवर नहीं कर रहे थे। बाईपास मार्ग अभी तक ओपन नहीं हुआ है, इनॉग्रेशन नहीं हो पाया है।
कब से बाईपास मार्ग की सड़क के 2009 से चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सड़कों की बात है, आज धमतरी के और विभिन्न एक कोलियारी खरेंगा जोनर सड़क है, वो वाकई में बहुत प्रतीक्षित मांग थी और मांग पूरी भी हो गई। उसके अलावा सभी सड़कें आप देखेंगे निश्चित तौर पर बहुत अच्छी सड़कें हैं। शहर की मुख्य मार्ग जो सड़क जा रही थी वो नेशनल हाईवे की सड़क थी और नेशनल हाईवे वाले हैंड ओवर नहीं कर रहे थे। आज भी हैंड ओवर, अभी पिछले महीने हैंड ओवर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन उसके पहले ही संवेदनशीलता का परिचय देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उसका वर्क ऑर्डर करवा दिया, टेंडर जारी करवा दिया था और वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया। ये तो ही छत्तीसगढ़ की बातें। अब हम धमतरी में आते हैं। दूसरा एक और कहना चाहूंगा मैं महादेव सट्टा ऐप के बारे में कि महादेव सट्टा ऐप का सब ढिंडोरा पीट रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेतागण साथीगण। मैं कहना चाहूंगा कि महादेव सट्टा ऐप को क्यों बंद नहीं किए? जब भूपेश बघेल जी लगातार 2 महीने तक मांग किए कि ऐप तो केंद्र सरकार के अधीन होता है, ऐप का जो चालू होना बंद होना वो तो केंद्र करता है, वो तो स्टेट के हाथ में नहीं रहता। जब भूपेश बघेल जी उसमें कार्रवाई कर चुके, कई लोगों की गिरफ्तारी करवा चुके, उसके बाद ईडी आई, भूपेश बघेल ने कई बार कहा कि ऐप को बंद करना चाहिए करके। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले अक्टूबर में उस ऐप को बंद किया गया है। तो ये अभी तक जब इतनी सब जानकारी थी तो ऐप को बंद नहीं करने का कारण क्या था? कहीं उसमें भी हमारे जो विरोधी पार्टी के साथी लोग की संलिप्तता तो नहीं है, उसके कारण ही तो ऐप को बंद नहीं किया जा रहा। बहुत संक्षेप में बहुत बड़ा आरोप बहुत संक्षेप में जवाब देता हूं। इस सवाल ये नहीं है कि आप ऐप को बंद करें, महादेव ऐप को आप बंद कर देंगे तो किसी और देव के नाम से चालू हो जाएगा। ऐप बंद करना इस समस्या का समाधान नहीं है। उससे जुड़े जो लोग हैं, आपराधिक तत्व जो हैं, जो सरकारी संरक्षण में ये काम कर रहे हैं, हम सभी ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोग इस ऐप को संचालन करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो बीमारी के जड़ पे जब तक आप नहीं जाएंगे वो बीमारी खत्म नहीं होगी। आज आप महादेव ऐप बंद किए, आपने बताया कि 1 महीना पहले उस ऐप को बैन किया गया। मैं आपकी जानकारी दे देता हूँ कि उसके ठीक 15 दिन बाद किसी नए नाम से वही ऐप फिर से चालू हुई। तो उन लोगों को चिन्हित करना, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना ये जरूरी है। किस नाम से चालू हुआ पूछना चाहता हूँ। नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं आपको वह नाम भी आपको जानकारी में दे दूंगा। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हुई कि महादेव खिलाड़ी है भी ऐसा कुछ इस किसी नाम से, वो नए तरीके से वो धंधा फिर शुरू हो गया। चलिए, ये तो बातें होती रहेंगी। सट्टा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हर जगह, चाहे पुलिसिंग के लिए कहें चाहे किसी चीज के लिए कहें। और ये जो है चाहे पुलिस की बात करें चाहे कोई कहे, सट्टा पूर्ण रूप से कभी कोई बंद भी नहीं कर पाई है। अब हम धमतरी की बात आते हैं। धमतरी में 2-1 वर्तमान में है। आप अभी क्या स्थिति लग रही है आपको? जब पिछली बार 68 और 15 की सुनामी में हम 2 सीट लाए थे, तो इस बार तो हम मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए धमतरी जिले में तो कोई स्थान बचता नहीं। 3 सीट आपकी आ रही है? 3 सीट हमसे निश्चित रूप से आ रही है। आनंद जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा पुनः कि धमतरी के जो किसान हैं, और धमतरी किसान बहुल जिला है, और धमतरी के किसान उस चीज को देख चुके हैं, उस दौर से गुजर चुके हैं जब उन्होंने किसान कांड के नाम पर जबरदस्ती यहाँ की जो रमन सरकार की बर्बर पुलिस है उनकी बर्बरता को झेल चुके हैं। उसमें हमारे 1-2 किसानों की तो केस के दौरान मौत भी हो गई। उसके अलावा गंगरेल डैम से पानी छुड़वाने के नाम पर जो आंदोलन हुआ था जिसमें माननीय धनेन्द्र साहू जी आए थे, ऐसे किसान आंदोलन के नाम से धमतरी को जाना जाता था। आज यहाँ पर धमतरी के किसान इतने खुश और समृद्ध हैं और इतने प्रसन्न हैं कि उनके जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और उसके कारण धमतरी का जो व्यापार है वो एकदम सोने की भांति उसमें कांतिया के ही चमक रहा है। पूरा बाजार एकदम गुलजार है, रौनक है उस बाजार में। तो मुझे लगता है कि जो किसान है वो भूपेश बघेल जी की सरकार पर भरोसा करके धमतरी की 3 सीट को सौगात, भूपेश बघेल जी की सरकार को कांग्रेस को सौगात देने का मूड बना चुके हैं। और इसी कारण है कि धमतरी जिले में पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के जो धमतरी का छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है उसमें धमतरी का योगदान बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसा लगता है कि जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार बनेगी उसमें भी इस बार धमतरी की जिले की 3 विधानसभा सीटों की सौगात पूरे हमारे किसान और पूरे जनता है तो देने की मूड बना चुकी है। और 3 सीट हम लोग बहुत भारी वोट से जीत करके कांग्रेस सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं एक ही लाइन में मेरे साथी की बात का उत्तर देना चाहूंगा।
यदि किसानों की समृद्धि की इतनी गाथा ये गा रहे हैं तो भूपेश बघेल जी को दोबारा कर्ज माफी की घोषणा पत्र में घोषणा करने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या कहेंगे? मुझे समझ नहीं आता कि जो बड़े उद्योगपति हैं वो फॉरेन भाग जाते हैं, उनके प्रति हमदर्दी रहती है, उनको लाने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, और जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो किसानों के लिए अगर कुछ करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में पीड़ा क्यों स्टार्ट हो जाती है। अरे भाई, किसानों का अगर स्तर सुधारना है, कोई भी चीज अगर अपन एक बार उनको दे दिए, उनका जो पूरा एक बार कर्जा माफ कर दिए, उसके बाद लगातार उनको एक बोनस के माध्यम से सशक्त बनाने का कार्य चल रहा है। दोबारा अभी अगर एक बार और कर्ज ले लिए हैं कुछ कारण से, जो पिछला रमन सिंह का 15 साल का उनको भोग चुके हैं, तो उसमें अगर पूर्णतः किसान अगर उस तकलीफ से या आर्थिक जो समस्या है उससे ऊपर आ जाते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके भी किसान हैं, किसान तो सबके होते हैं, कांग्रेस और भाजपा के नहीं होते। ऐसा तो नहीं कि कोई कांग्रेस के किसानों का कर्जा माफ हो रहा है, वो तो सभी किसान हैं, सभी अन्नदाता हैं, उसमें तो कोई कांग्रेस भाजपा की बात ही नहीं रहती। आम जनता तो ये कह रही है कि चुनावी फंडा है और चुनावी जीतने के लिए वो किसान कर्ज ला लिए। देखिए, किसानों के जेब में अगर पैसा जा रहा है तो चुनाव रहे 5 साल तक किसानों ने कांग्रेस की सरकार को देखा, नियमित रूप से हर 3 महीने में उसमें खाते में पैसे जा रहे हैं। उसको भी मोदी जी ने रोक लगा दी थी, तो उसको न्याय योजना के माध्यम से उसमें राशि हस्तांतरित करने की एक भूपेश बघेल जी ने स्ट्रेटेजी बनाई और उसमें सफल भी हुए। और किसानों को अभी उनकी जरूरत से के समय ही बिल्कुल पैसे मिल जाते हैं और किसान एकदम प्रसन्न रहते हैं। अभी अगर कुछ किसानों का कर्जा अगर बचा भी होगा या ले लिए होंगे कर्ज, तो उसमें अगर माफ करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को पीड़ा होनी चाहिए। और ये तो अच्छी बात है, भारत देश की आत्मा हमारे किसानों में और खेतों में बसती है। महात्मा गांधी जी का सपना था किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर हमारा देश विकसित भारत की ओर अग्रणी होगा। और इसी दिशा में भूपेश बघेल ने कदम बढ़ाई है और कर्जा माफ की घोषणा। तो क्या आप मानते हैं कि जो तीनों सीट धमतरी की आप बता रहे हैं, तीनों विधानसभा की, वो सिर्फ किसानों के बलबूते पे ही आ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 70% से अधिक किसान निवास करते हैं। और मैं धमतरी जिले की बात करूं तो धमतरी जिले में एक ही उद्योग है, किसान द्वारा जो पेड़ी, जो धान उत्पादित किया जाता है, उसको जो मिलिंग होती है वो राइस इंडस्ट्री करती है। उसके अलावा तो यहाँ कोई इंडस्ट्री है नहीं। तो निश्चित तौर पर धमतरी का जो हॉलर है, जो उसका बॉयलर है, वो भी सब चलेंगे और उसमें भी जो आवाज आएगी उसकी ध्वनि से निश्चित तौर पर राइस मिलर्स भी प्रफुल्लित होंगे। और उससे जो मार्केट में जो पैसा आएगा उससे छोटे जो व्यापार हैं वो सभी व्यापार उसमें गुलजार होंगे। और इसी दिशा में धमतरी जो है किसान बहुलता होने के कारण निश्चित तौर पर धमतरी की किसान। कमिल जी, आप क्या मानते हैं कि इन्होंने तो कहा कि कांग्रेस ये कह रही है कि किसानों के कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहा, उसके कारण से उनके तीनों सीट आ रही है। आप क्या मानते हैं, क्या वजह रहेगी कि आपके 3 सीट आप भाजपा की बता रहे हैं? हमने किसानों की समृद्धि के लिए जो वास्तव में किसानों को स्थायी रूप से समृद्ध बना सके, ऐसी योजनाएं पहले भी हमने लाई और आज भी हमारी योजनाओं में मुख्य रूप से वो शामिल है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी स्पष्ट रूप से ऐसा मानते हैं कि कर्ज देके और कर्ज माफ कर किसी किसान को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम है। और आम जनता भी है, वो भी ऐसा मानती है कि भाई कर्ज माफ करके इस देश की इकोनॉमी को खराब करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं है। आप किसान को इतना समृद्ध यदि बना चुके थे तो उसको कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे ऐसा लगता है शायद आप भी उस पत्रकार वार्ता में शामिल रहे होंगे जब मुख्यमंत्री स्वयं धमतरी में उन्होंने आकर बयान दिया था कि कर्ज माफी केवल एक बार की गई है और दोबारा यह कर्ज माफी नहीं की जाएगी। हम किसानों को समृद्ध बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। यदि ऐसी बात में सच्चाई थी, भूपेश बघेल जी का ऐसा क्या भय सता रहा था कि उनको चुनाव जीतने के लिए किसानों को फिर से ये प्रलोभन देने की आवश्यकता? आनंद जी, धमतरी विधानसभा की बात करें तो क्या नया चेहरा का फायदा मिल रहा है? निश्चित तौर पर नया और युवा चेहरा है और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला चेहरा है और उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और वो मुझे लगता है कि धमतरी के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से विजय श्री हासिल करेंगे। जब धमतरी प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा हुई थी तो भाजपा एक प्रकार से जश्न में आ गई थी कि भाजपा प्रत्याशी को वॉकओवर मिल गया। देखिए, वो तो आत्ममुग्धता है, मुंगरीलाल के हसैन सामने कोई भी देख सकता है, लेकिन यथार्थ तो ये है कि ऐसा किसी को भी कमजोर समझना नहीं चाहिए। और हो सकता है
ये अब वो तो वही जानेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी की जब घोषणा हुई थी तो एक आम जनता में सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड हुआ कि प्रत्याशी कौन है लोग नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं मानती है और अपना 100% चुनाव में देती है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। हम देते हैं और हमने बहुत चौंकाने वाले नतीजे इस देश को दिए हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि धमतरी के अंदर में कांग्रेस के प्रत्याशी का चयन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति थी। बहुत सारे दावेदारों के बीच में एक तरह का कुश्ती जैसा माहौल था, तो उससे बचते हुए बीच का रास्ता कांग्रेस हाईकमान ने निकाला और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो अपेक्षाकृत अनजान था। लेकिन फिर भी अगर अनजान भी था तो भारतीय जनता पार्टी उसको कमजोर मान के काम नहीं करती। अपना 100% क्षमता के साथ हमने चुनाव लड़ा है और अपनी तैयारी, अपने प्रयत्न के बलबूते पर हम कह सकते हैं कि धमतरी का चुनाव हम कम से कम 5 अंकों से जीत रहे हैं। धमतरी विधानसभा की बात करें तो क्या धमतरी में ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, धमतरी जो निगम में कांग्रेस की सरकार है तो वो उनका ये दावा ये हमेशा ये रहता है कि हमने सड़कें आज देखी तो 95% जो सड़कें वो चकाचक है, ये उनका हमेशा का कहना है। और धूल भी हटा दी है, ये कहना था उनका चुनाव के पहले, तो उनका फायदा वो देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, धमतरी के अंदर में, धमतरी के पूरे प्रदेश के अंदर में राज्य सरकार के पास विकास के लिए कोई फंड नहीं था। प्रतिभूतियां बेच के, जमीन बेच के, और सरकार ने जैसे तैसे किसानों के प्रति अपना जो एक वादा था 2500 रुपये में धान खरीदी का, उसको भी पूरा किया है। तो 4 किस्तों में किया है। और ये जो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार ने बोनस पे प्रतिबंध लगाया हुआ था, तो जब आप घोषणा पत्र लाए उसके पहले से प्रतिबंध था। आपको अच्छी तरह पता था कि आप क्या घोषणा करने वाले हैं। अगर आपने घोषणा की है तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। आपने 2 साल के बोनस की बात कही थी, 5 साल निकल गया, आपने बोनस नहीं दिया। तमाम जितने भी वादे आपने किए थे, आपने कुछ भी पूरा नहीं किया। क्या कहेंगे? बार बार ये भाजपा ये आरोप लगाती है कि जैसे जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं करती है, और कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि हमने 90 से 95% पूरे कर लिए। अंत में भाजपा ये आ जाती है कि गंगा जल लेके जो कसम खाया था वो उस मुद्दे पे आ जाती है कि वो बहुत पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं हमारे भाजपा के साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हें स्वीकार किया इसके पहले भी कि किसानों को कर्जा माफी नहीं होना चाहिए करके स्वीकार किया, जबकि हमारी पार्टी इनकी हमेशा सोच रही कि किसानों को समुन्नत बनाने के लिए कर्जा माफी करना जरूरी है। दूसरा, अभी इन्होंने स्वीकार किया कि मोदी जी ने बोनस पे रोक लगाई है, तो उसकी घोषणा पत्र के पहले में क्यों उसको लिखे जब मोदी ने ऑलरेडी बोनस पे रोक लगाई करके। मोदी ने तो बाकायदा पत्र व्यवहार किया था, रमन सिंह के साथ किया था पत्र व्यवहार। तो तीसरा, हमारे प्रत्याशी को इन्होंने कहा कि अनजान चेहरे थे। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको मंडी जाना पड़ेगा। कृषि उपज मंडी में जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ मंडी अध्यक्ष कौन है आपको जानकारी होगी। तो आप किसानों से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना आप भारत की आत्मा से और कांग्रेस पार्टी को जानने में असफल होंगे। कुरुद विधानसभा की बात करें तो इस बार रिकॉर्ड मत हुआ है, 90.64% वहाँ पर वोटिंग हुई है, तो क्या इसे माना जाए? बिल्कुल, वहाँ जो पूर्व मंत्री तथाकथित पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ में जबरदस्त माहौल है। और किसान लोग भी भूपेश बघेल जी को बिल्कुल इस बार कुरुद की जो सीट है वो कांग्रेस को जिता करके सौगात देने के लिए तत्पर है, उत्साहित है। उसी का परिणाम स्वरूप ही यहाँ पे जो मत प्रतिशत है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। क्या मानते हैं आप कुरुद विधानसभा? देखिए, कुरुद विधानसभा कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने आप में प्रमाणित करती है कि हमने वहाँ पे चुनाव जो है वो लड़ने में कितनी सारी उसके चुनाव के विरोध में काम करने वाले लोग, वहाँ पर बड़े बड़े नेता कांग्रेस के जो है वो लगे हुए थे। और स्वयं प्रत्याशी की शिकायत पे प्रदेश के संगठन के द्वारा बड़े 4-5 बड़े नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ये निश्चित रूप से दर्शाता है, और वो भी ऐसे व्यक्ति को जो प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहा है, उसके पति ने पिछले बार कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया था। तो अब अवसर कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं को है जिनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ था, अभी उनको मौका मिला है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कुरुद में सारे कीर्तिमान ध्वस्त होंगे और विकास पुरुष अजय चंद्राकर कुरुद में एक बार फिर से कुरुद की जनता उनको अपने सराहों पर बैठाएगी।
सिहावा की बात करें तो यहाँ भी काफी अच्छी वोटिंग हुई है। 88.15% की वोटिंग हुई है। नक्सल क्षेत्र होने के बावजूद वहाँ लोगों ने जागरूकता दिखाई है। वहाँ दोनों प्रत्याशी जो है पुराने चेहरे हैं, दोनों विधायक रह चुके हैं। तो क्या मानेंगे आप, क्यों श्रवण मरकाम को लाना पड़ गया? दोनों में एक बेसिक फर्क जो मुझे समझ में आता है, मैंने सिहावा विधानसभा क्षेत्र का लगभग 20 दिन दौरा किया। मुझे जो बेसिक फर्क समझ में आता है, श्रवण मरकाम जी विधायक रहे हैं, उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा। विकास की अनेक योजनाएं उनके कार्यकाल में सिहावा क्षेत्र में डॉक्टर रमन सिंह के उदार मन से उन्होंने उसको पूरा किया है। और सबसे बड़ी बात श्रवण मरकाम जी के साथ जो मुझे नजर आई कि अगली बार 2018 में जब उनको अवसर नहीं मिला, तब भी वो लगातार 5 साल क्षेत्र की जनता के बीच में रहे, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हमेशा वो लड़ते रहे, लोगों के साथ दिखे। और एक विधायक रहते हुए भी उनके साथ ये बहुत बड़ी उनकी विशेषता थी कि वो ऐसा प्रत्याशी जिसके पास में 1 डिसमिल जमीन भी नहीं, मतलब उन्होंने शुद्ध रूप से क्षेत्र की जनता के विकास के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, और उसकी सहानुभूति उनके साथ थी। मैंने देखा है वहां पर ऐसा वातावरण था कि हर आदमी श्रवण मरकाम से मिले बिना भी वो श्रवण मरकाम का मुरीद होकर काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ के अंदर, सिहावा क्षेत्र के अंदर में एक अलग ही सहानुभूति का माहौल। आनंद जी, क्या मानते हैं कि अंबिका मरकाम पुराना चेहरा का फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर अंबिका मरकाम जी का जो एक नेतृत्व क्षमता है उसको पार्टी ने बखूबी परखा है। वो पहले भी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं और कुछ कारणवश पिछली बार उनको टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार उनको पुनः टिकट देकर उनके ऊपर विश्वास जताया गया है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आदिवासियों के हित में हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार ने, चाहे तेंदुपत्ता की खरीदी की बात हो, चाहे जितने भी वनोपज है 52 से लेकर 60 प्रकार के वनोपज को उनका रेट को समर्थन मूल्य में खरीदना, और ये पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में। और वहाँ के हमारे आदिवासी भाई भी बहुत उत्साहित हैं कि उनको इतना उपज का जो उनका जो कलेक्शन करते हैं तो उसका बराबर नियमित रूप से उनका भुगतान किया जा रहा है। उसके कारण ही यहाँ पे जो मत प्रतिशत है अप्रत्याशित रूप से एक वनाच्छादित क्षेत्र होने के बावजूद जो बढ़ा है वो भूपेश बघेल जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण और उनके लिए उपज के मूल्य के कारण आदिवासी भाई और हमारे उत्साहित हैं। चलिए, ये तो चर्चा हो गई। अब अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। फाइनल, अब छत्तीसगढ़ में कितनी सीट कांग्रेस को दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में 75 पार आराम से होगी। हमारे भाजपा के साथी ने कहा था कि 1% हमारी कांग्रेस के वोट प्रतिशत ज्यादा है और 2-3% का गुंजाइश रहता करके निश्चित तौर पर उसमें 2-3% और जुड़ेगा तो कांग्रेस की जो सीट की संख्या है जो अभी 57 मैक्सिमम बताया जा रहा है वो उल्टा होगा, 57 के बजाय 75 होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 76% जो स्ट्राइक रेट रहता है, औसत स्ट्राइक रेट पोल्स का, वो हमेशा 76% का एक आता है, उसमें भी 24% की गुंजाइश रहती है। तो मुझे लगता है कि 24% बढ़ करके 75 पार का आंकड़ा को जरूर पार करेंगे। 75 पार के आंकड़ा, एक और सवाल जहन में आ गया। 75 पार का आंकड़ा ये कर रहे हैं तो लेकिन डर क्यों सता रहा है कि होटल में तुरंत बुकिंग हो गई और चार्टर प्लेन भी बुक हो गए और बेंगलुरु भेजने की तैयारी कांग्रेस को? नहीं, ऐसी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है, तो अफवाह उड़ाई जाती है, किसी को ही ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सरकार ये मान सकते हैं कि अफवाह है। आप फाइनल सीट आप कितनी मान रहे हैं छत्तीसगढ़ में? एक बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के अंदर एक बार फिर से सुशासन जो डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में था वो देखने में हमको अप्रॉक्सिमेट सीट मैंने पहले ही बता दिया, 55 सीट हम कम से कम ला रहे हैं। 55 सीट के साथ कांग्रेस कम से कम 55 सीट धमतरी जिले की तीनों सीट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा के जिला महामंत्री कविंद्र जैन जी और कांग्रेस से युवा वरिष्ठ नेता आनंद पवार जी। इनका मानना है कि आनंद पवार जी का मानना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 75+ सीट आ रही है और कविंद्र जी का मानना है कि 55 सीटें आ रही है और कांग्रेस की जो है सरकार बना रहे हैं और उनका कहना है भाजपा की सरकार बने। दोनों धमतरी जिले की तीनों विधानसभा की अपनी अपनी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन यह तो चंद घंटों बाद यानी रविवार की शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि धमतरी से कितनी सीटें किस पार्टी को मिलती है और कौन विजयी होता है और किसकी सरकार बनती है। तब तक आप देखते रहिए प्रखर टीवी।